चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन हमारा बीच में छूटा हुआ है और हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिया था वो चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन किया, प्लस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है और नो सोल्यूशन क्या होता है, राइट। अब जो ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो समझो कि वो क्या चीज़ है। देखो, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। मतलब ये ₹9 क्या है? ये ₹9 है कंबाइंड कॉस्ट। मतलब कि 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स की कंबाइंड कॉस्ट जो है वो ₹9 है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। ये भी 18 की कंबाइंड कॉस्ट है हमारी, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। मेरे को नहीं पता, अब अगर मैं शॉप पे गई, मैंने ये बोला कि मुझे इतनी पेंसिल्स चाहिए, इतने इरेजर्स चाहिए, यानी 2 पेंसिल्स 3 इरेजर्स। नाउ आई आस्क्ड भैया कितने पैसे हुए? उसने बोला ₹9 हुए, मैंने ₹9 दे दिए। मेरे को नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की दी उसने मुझे और एक इरेजर कितने का दिया, मेरे को नहीं पता, तो वो मुझे निकालना है। ऑलराइट, ठीक है। तो मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is ₹X and the cost of 1 eraser is ₹Y। ठीक है, तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस है तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 2x। जैसे एक पेंसिल अगर ₹2 की है तो 3 पेंसिल्स कितने की होगी? 3 2 6। इसी तरह से एक पेंसिल x रुपीस की है तो 2 पेंसिल्स कितने की होगी? 2x। ठीक है, तो हमने कितनी पेंसिल्स खरीदी? 2। तो पैसे कितने दिए होंगे मैंने? 2x। और 3 इरेजर्स, एक इरेजर कितने का है? y रुपीस का, तो 3 इरेजर्स कितने के होंगे? 3y के। तो जब उन दोनों कॉस्ट को मैंने ऐड किया तो वो 9 रुपीस के इक्वल रख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि टोटल पैसे उन दोनों चीजों के यानी 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स के ₹9 है। ठीक है, तो वो मैंने 9 के इक्वल कर दिया। इन द सेम वे मान लो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसने 4 पेंसिल्स खरीदी और 6 इरेजर्स खरीदे। उसने 2 पेंसिल्स की बजाय 4 पेंसिल्स खरीदी। तो जब एक पेंसिल x रुपीस की है तो 4 पेंसिल्स कितने की होगी? 4x की। और उसने 6 इरेजर्स खरीदे, तो 6 इरेजर्स खरीदे तो इसका मतलब 6y। और उसने कितने पैसे दिए? उसने ₹18 दिए। 18 रुपीस शी हैज गिवन टू द शॉपकीपर। तो इसका मतलब 4x + 6y = 18। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो इसका मतलब मुझे इसको किसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा है, तो चलो लेट अस सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो मान लो मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। कैसे? अगर मेरा 2x + 3y = 9 है तो मैं 2x को इधर ही रखकर 9 - 3y कर देती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो x = 9 - 3y/2। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? x की। कहाँ से आई? इक्वेशन फर्स्ट के यूज से। तो ये वाली वैल्यू मैं अब किस में सब्स्टिट्यूट करूंगी? इक्वेशन 2 में। जिससे वैल्यू निकालते हैं उसी में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो मैं इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी? पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगी, कैसे करूंगी? 4x + 6y = 18 है मेरे पास। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास? x की वैल्यू आई ये वाली इतनी बड़ी, 9 - 3y/2 ये आ गया, प्लस 6y = 18। ठीक है, मैंने ये काट दिया, ये कट गया मेरा। तो 2 9 = 18 माइनस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होएगा, तो 2 3 = 6y प्लस 6y = 18, राइट। लेकिन -6y और +6y तो कट गए और मेरा 18 = 18 आ गया। लो जी, हमारे तो वेरिएबल्स ही कैंसिल आउट हो गए, ना x बचा ना y बचा। अजीब सी सिचुएशन आ गई ना हमारे पास, है ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब क्या मतलब है इसका? बच्चों, इसका ये मतलब है हम ऐसी सिचुएशन पे क्यों पहुंचे? ऐसी सिचुएशन पे हम इसलिए पहुंचे क्योंकि अपनी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो इन 2 इक्वेशंस को। जो ये 2 इक्वेशंस हैं ना, ये दोनों एक्चुअली सेम इक्वेशंस हैं। कैसे?
देखो अगर तुम ये 4x + 6y = 18 वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन लेते हो, क्या 4x + 6y = 18 में से अगर तुम 2 कॉमन लेते हो इधर से, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 3y बचेगा और ये 18। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहाँ से उठ के इसके नीचे जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 2x + 3y = 9, और वही मेरी पहली वाली इक्वेशन थी। तो दैट मींस दीस 2 इक्वेशंस आर एंटायरली सेम इक्वेशंस, राइट। तो क्या मतलब है एक्चुअली इसका मतलब मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में इस इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इसकी सॉल्यूशन है भी या नहीं, हाँ है सॉल्यूशन, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती मैं इसका, एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जैसे अगर आपने सॉल्व कर लिया, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ये मत सोचना कि आप रॉन्ग कर रहे हो, फटाफट से चेक करो। हमें चेक करना आता है, हमने सीख रखा है चेक करना कि इसके क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो नहीं है कि हम इस ऐसे केस में आ गए, या फिर नो सॉल्यूशन तो नहीं है कि हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए, है ना। तो चेक करो। अब कैसे करेंगे, वहां पर तुम ऐसे करके दिखा सकते हो, अगर वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आने से रहा, ठीक है। इन केस अगर आ भी जाता है तो आप यहाँ तक लिखकर 18 = 18, आप यहाँ तक लिखकर ये लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 9 = 0, मैं 9 को इधर ले आई हूँ, और 4x + 6y - 18 = 0, है ना। तो a1x + b1y + c1 = 0 होता है, जनरल फॉर्म मैंने बता रखी है, और a2x + b2y + c2 = 0 होता है, राइट। तो a1 क्या है, यहाँ से मेरा 2 है, b1 क्या है, 3 है, और c1 क्या है, -9 है ना, c1 क्या है, -9। इस तरह से यहाँ पर a2 क्या है, 4 है, b2 क्या है, 6 है, और c2 क्या है, -18 है, राइट। तो अगर मैं a1/a2 निकालूं, वो मेरा क्या आ रहा है, 2/4, दैट इज 1/2। अगर मैं b1/b2 निकालूं, तो वो मेरा क्या आ रहा है, 3/6, विच इज 1/2। तो इससे मेरा ये तो प्रूव हो ही गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस तो है ही नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, बट a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, सो दैट मींस इट इज नॉट द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए हम यहाँ पर आके अटक गए थे, x और y की वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, क्योंकि x और y की वैल्यू अगर निकल जाती है तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। x और y का वैल्यू अगर आंसर आ जाता है, जैसे कि अभी हम आगे एक्सरसाइज 3.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो x और y की वैल्यू हम इन एवरी केस निकालने वाले हैं, तो दैट मींस वो तो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस होंगे। अगर x आंसर आ रहा है सीधा साधा, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट इस क्वेश्चन में हम अटक गए, क्यों, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। कैसे, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। कैसे, क्योंकि c1/c2 अगर मैं निकालती हूँ तो वो मेरा आ रहा है -9/-18, which is also equal to 1/2. So that means a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So that means it is a case of infinitely many solution. आप लिख सकते हो, therefore it is the case of infinitely many solution. So we cannot find the unique solution in this question. अब वो भी लिख देना, so we cannot find unique solution in this question. मतलब हम unique values of x और y नहीं निकाल सकते। Alright, understood? ठीक है। In the same way, अगर हम example 10 को देखें, देखो example 10 में क्या है, example 10 में 2 equations दे रखी हैं तुमको। These two are the equations which are given. These two are the equations of two rails. ठीक है। Will the two rails cross each other? Cross each other का मतलब कि अगर 2 लाइंस की इक्वेशन ऐसे हो जाए, क्रॉस कर जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर लाइंस क्रॉस करती हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसका क्या मतलब होता है कि दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन है? Will the rails cross each other? ठीक है। और अगर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखना चाहते हो, वैसे तो हम सीधा a1/a2 is not equal to b1/b2 चेक कर लेंगे कि अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब रेल्स क्रॉस करेंगी। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम फर्दर c1/c2 निकाल के देखेंगे, ठीक है।
अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ गए तो फिर से कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। और अगर c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस हुआ। समझ आ रहा है ना? समझ तब आ रहा होगा उन बच्चों को आ रहा होगा जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी हैं। चलो कोई नहीं, अब आगे क्या है अगर मैं डायरेक्टली देखना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पहले a1 देखती हूँ। चलो x + 2y - 4 = 0 को मैं a1x + b1y + c1 से कंपेयर करती हूँ, ठीक है। तो a1 मेरा आ गया 1 क्योंकि इसके साथ 1 है, b1 मेरा आ गया 2 और c1 मेरा आ गया -4, है ना। अब इसी तरह से इसको इसमें क्या आ जाएगा, a2 2, b2 क्या आ जाएगा 4 और c2 क्या आ जाएगा -12, है ना। तो a1/a2 जो है वो 1/2 है, b1/b2 क्या है मेरा 2/4, यानी 1/2। दैट मीन्स साफ साफ नजर आ गया कि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल नहीं, इक्वल आ रहा है। तो जब इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस तो है ही नहीं, तो रेल्स तो क्रॉस करेंगे ही नहीं, ये तो ऑब्वियसली बात हो गई, है ना। तो c1/c2 क्या आ रहा है -4/-12, दैट इज 1/3। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, so that means it is not the case of unique solution, it is not the case of infinitely many solution, it has no solution, it has no solution। इसका मतलब rails will not cross each other, है ना। ये तो मेथड हो गया नॉर्मल वाला जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा। और अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूंगी, देखो हम एक इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन मेरी ये है, इससे मैंने x की वैल्यू निकाली, कैसे, x = ये 2y उधर जाके -2y और ये -4 उधर जाके +4, ठीक है। Put this value of x in equation 2, यानी ये वाली। तो ये क्या है इक्वेशन, 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पर 2 रखा, x की वैल्यू क्या है -2y + 4, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, +4y - 12 = 0, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4, 2 4 = 8 + 4y - 12 = 0, ठीक है। -4y और 4y फिर से मेरे कट गए, यानी वेरिएबल्स मेरे कट गए और मेरा क्या आ गया 8 - 12 - 4 = 0। क्या ये ट्रू हो सकता है, कभी ट्रू नहीं हो सकता, है ना। पिछले वाले एग्जांपल में मेरा 18 = 18 आ गया था, चलो कोई बात नहीं, विच इज ट्रू, एक कंडीशन ऐसी आई जो कि ट्रू है ना। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ऐसी आई जो कि फॉल्स है, विच इज ऑलवेज फॉल्स,